हेलो टीचर्स। मैं आपका स्वागत करती हूँ फिर अपने चैनल पर। जैसे कि आपको पता है, हमारा थोड़े दिन पहले 7 अप्रैल को हमारा सेट एग्जामिनेशन हुआ था, तो आप उसकी आंसर की के लिए काफी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं जनरली आंसर की के लिए नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आंसर्स हमें महाराष्ट्र सेट वाले देते हैं हम उनको कंसिडर करते हैं। यस, बट ये भी फैसिलिटी है कि जब आपको प्रोविजनल आंसर की मिल जाता है तो आप उस पर चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, चैलेंज करना रहता है, एक प्रोसेस है। जैसे कि आपको पता है यूजीसी नेट वालों में भी ऑप्शन है। आपको लगता है अगर महाराष्ट्र सेट वालों ने या यूजीसी नेट वालों ने आपको गलत आंसर दिया है, तो आपको विथ एविडेंस विथ प्रूफ आपको बताना होता है कि आपका आंसर क्यों करेक्ट है या आप उनको गलत क्यों बता रहे हैं। ठीक है, और जब भी आप ये चैलेंज का प्रोसेस करेंगे, आप उसकी टाइम, उसके डेट और आप कौन सा प्रूफ सबमिट कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम सीधा टेक्स्ट बुक का उठा के। मैं हमेशा बोलती हूँ जो भी प्रूफ रहेगा वो ऑनलाइन रिसोर्सेज का अगर आप दे रहे हैं तो वो ऑथेंटिक सोर्स हो, या जैसे कि आप अगर कोई मार्केटिंग का दे रहे हैं तो आपके पास फिलिप कॉटलर की बुक है, तो कोई भी ऑथेंटिक सोर्स रेफरेंस बुक से आप वो हमेशा याद रखिए। और जो स्टूडेंट्स को लगता है कि आंसर की क्या देखना है, या फिर पता ही हम क्वालिफाई नहीं होने वाले या मार्क्स कम आएंगे या हमको डर लग रहा आंसर की देखने, तो ऐसी गलती ना कीजिए। क्योंकि मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी स्टेट लेवल में काफी क्वेश्चंस को चैलेंज किया था, और मेरे टाइम तो पर क्वेश्चन 1000 रुपीज था, तो मुझे सारे पैसे भी वापस आ गए थे। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता है कि वो हमारे पैसे रख लेते अपने पास। इनफैक्ट वहां पर अगर आप सही एविडेंस साथ में दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आपको वहां से आपके मनी भी रिफंड आ जाते हैं, और वो एक स्टूडेंट चैलेंज करता है बट वो बेनिफिट सबको भी मिल जाता है। ठीक है, प्रोवाइडेड आपको पता है कि आप सही सोर्स से बता रहे हो और आपका आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पर मैं थोड़े से क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करती हूँ फिलहाल। मैं ये मेरे पास पेपर 1 है जो डी सेट वाला है। जो भी सेट है आपके पास क्वेश्चन सिर्फ ऊपर नीचे रह गए, तो एक बार हम देख लेते हैं। और मैं पहले टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च से स्टार्ट करूंगी। मुझे ये बोलना है कि जरूरी नहीं है यहाँ पर जो आंसर मैं बता रही हूँ वो करेक्ट हो, क्योंकि वहां पर हमें फाइनल डिसीजन जैसे कि मैंने आपको बताया सेट वाले लेते हैं, बट स्टिल हम एक ट्राई जरूर कर सकते हैं। तो पहले मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड से स्टार्ट करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरे डी सेट में है क्वेश्चन नंबर 21, और जिस जो पेज आ रहा है 11 पर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ टॉट ऑन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, तो ये लेवल्स ऑफ टीचिंग है जो मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 लेवल्स। इफ टॉट ऑन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग द स्टूडेंट्स गेट ट्रमेंडस पावर फॉर एक्विजिशन ऑफ। तो पहले तो आपको क्वेश्चन समझना जरूरी है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे एकदम उसको स्पीड में मत पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन में ही आंसर समझ आ रहा है। और जैसे कि महाराष्ट्र लेवल का था तो आपको पता है मराठी भी हमको साथ में दी हुई है, तो जो भी आप लैंग्वेज से कंफर्टेबल है आप उसको जरूर पढ़िए। तो हम बात करें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पर, जहां पर हम अगर पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को ट्रमेंडस पावर है फॉर एक्विजिशन, तो वो क्या कौन सी चीज पर ज्यादा होल्ड ले पा रहे हैं, उनको क्या सबसे ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो हमें ऑप्शंस दिए, 3 स्टेटमेंट्स है और नीचे कोडिंग दिए। तो फर्स्ट इज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, सेकंड इज जनरलाइज्ड इनसाइट, और थर्ड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। तो अगर आपको याद हो तो हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं, मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, और हमारे पास होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो मेमोरी लेवल में मैं हमेशा बताती हूँ लोएस्ट फॉर्म है, और वहां पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे रोट लर्निंग ABCD हम फैक्ट्स बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको इतना भी समझ आ जाता है मेमोरी लेवल में, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल मतलब जो है सो है। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ कि नेट सेट के क्वेश्चंस कुछ फैक्ट्स होते हैं, जैसे मैं अभी बोलूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ईयर कौन सा है, वो अभी जब तक अमेंडमेंट नहीं होगा वो चेंज नहीं होगा, तो इट इज अ फैक्चुअल नॉलेज। ठीक है, और जो चीजें चेंज होती रहती, तो यहाँ पर हमको सिर्फ रटाया जाता है या हम वो चीजों को सिर्फ मेमोराइज ही कर सकते हैं। तो ये बेसिक लेवल पर होता है जहां पर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए सिर्फ स्टेटमेंट 1 फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अदर ऑप्शंस में देखो तो कोडिंग नंबर बी, जनरलाइज्ड इनसाइट कब होती है, इनसाइट का मतलब ही क्या होता है कि आपको इन डेप्थ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे, तो वो फैक्चुअल स्टेज पर मतलब मेमोरी स्टेज पर हो ही नहीं सकता। तो हमारा एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी में हम ये समझ आना चाहिए कि इनसाइट वर्ड देख के ही वो यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेटेड। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं होती, वो हम रिफ्लेक्टिव लेवल पर करते जो हाईएस्ट लेवल है क्रिटिकल थिंकिंग, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 भी एलिमिनेट हो जाना चाहिए। तो अगर आप ऐसे स्टडी करके जाते हो, और मैं हमेशा अपने हर सेशन में हर कैंडिडेट को बताती हूँ कि नेट सेट को रट्टा करके नहीं जाना है, क्वेश्चन में ही आंसर हिडन होता है, आपको लैंग्वेज समझ आनी जरूर। तो मेमोरी लेवल का आंसर यहाँ पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। देखिए अब हमको फिर से क्या गलती नहीं करनी है,
मैं आज आपको अगर एक क्वेश्चन बता रही हूँ लेवल्स ऑफ टीचिंग पर, आपको वो सारे लेवल्स ऑफ टीचिंग आज पढ़ने हैं। आपको एनालाइज करना है कि अगली बार अगर मेमोरी लेवल पर क्वेश्चन आया तो क्या क्वेश्चन बन सकता है, या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे क्या बन सकता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे क्या बन सकता है। जब भी आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उसको अच्छे से पढ़िए, ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं जाए। अभी भी अगर आपको सिर्फ आंसर की के अपने मार्क्स चेक करने तो वहां पर भी हम गलती करें। हमको क्या इंश्योर करना है कि हम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के जाए। नेट सेट का सिलेबस जब तक चेंज नहीं होता, अभी तक हमारा जो फॉलो हो रहा है, आपके कॉन्सेप्ट में से ही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन चेंज होते हैं, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारे पास बी। आगे चलते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर है, द टीचर शुड चूज टीचिंग मेथड कंसिडरिंग। ठीक है, टीचर को टीचिंग मेथड कौन सा चूज करना है, वो कौन सी चीजें ध्यान में रख के चूज करना है। तो यहाँ पर फिर से स्टेटमेंट्स और नीचे कोडिंग दी है। तो सबसे पहले नेचर ऑफ द लर्नर्स, सेकंड है नेचर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स टू बी रियलाइज्ड, और थर्ड है द टीचर्स ओन एबिलिटी एंड प्रोफिशिएंसी। ठीक है, फिर से हमें नीचे ऑप्शंस दी, एबीसीडी कोडिंग है। तो देखिए, जब एक टीचर पढ़ाने जा रही है, कौन सा टीचिंग मेथड यूज करिए, डेफिनेटली डिपेंड होगा नेचर ऑफ द लर्नर्स। ओके, अब हम छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं या ऐसे बच्चे को पढ़ा रहे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे, या हम ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे जिनके पास प्रीवियस नॉलेज है, तो ये चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो आएगी आएगी। ठीक है, अब हम एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी में क्या कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है ऑप्शन नंबर 1 आना जरूरी है, तो कोई भी ऑप्शन में 1 नहीं है, तो जैसे स्टेटमेंट नंबर, जैसे कोडिंग नंबर डी, उसमें सिर्फ ओनली 2 है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि मुझे 100% यकीन है नेचर ऑफ द लर्नर्स आना जरूरी। ठीक है, फिर नेचर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स टू बी रियलाइज्ड, यस। जैसे कि आपको पता है, हम जब भी कोई सिलेबस बच्चों को पढ़ाने लगते हैं, कोई भी कंटेंट, कोई भी टेक्स्ट बुक से आप देख ली, भले रेफरेंस बुक, आपको बताया होता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव। और एक अच्छी टीचर को हमेशा पता होना चाहिए व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स टू बी रियलाइज्ड। तो डेफिनेटली हम कॉन्सेप्ट से क्या ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं, या मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा के आपको क्या बेनिफिट देने वाली हूँ, या यूनिवर्सिटी आपको ये सिलेबस या यूजीसी आपको ये क्यों पढ़ा रही है, ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर रहते हैं। ठीक है, जैसे मैं कॉमर्स से हूँ तो हम बिजनेस पढ़ा रहे हैं, तो बिजनेस का मेन एम हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर हम बिजनेसमैन। ठीक है, हम चाहते हैं लोग बिजनेसमैन बने, एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट हो और कंट्री की भी डेवलपमेंट हो, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। थर्ड, तो ये सेकंड भी ऑप्शन आना जरूरी है। तो जब मैं कह रही हूँ फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन आने जरूरी है, तो कोडिंग पर जाएंगे तो ए ऑप्शन फिर से एलिमिनेट कर देंगे। थर्ड है हमारे पास द टीचर्स ओन एबिलिटी एंड प्रोफिशिएंसी। ये तो यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं होना चाहिए। मुझे मेरी एबिलिटी, मुझे मेरी प्रोफिशिएंसी पता है, बट उससे हमारा टीचिंग मेथड नहीं। अब टीचर पढ़ाने जा रही है ऐसे कॉलेज में या ऐसे स्टूडेंट्स को जहां पर उनको इंग्लिश नहीं आती, तो हमारी हाई लेवल इंग्लिश कितनी भी हो, उससे मेरे स्टूडेंट्स के लिए कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को वो लैंग्वेज ही समझ नहीं आती। ठीक है, तो हमारी एबिलिटी और प्रोफिशिएंसी ये बाद में आ जाएगी। यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो देखिए ऑप्शंस में हमारे पास करेक्ट आंसर होना चाहिए कोडिंग नंबर बी। आप जब भी क्वेश्चन रीड कर रहे हैं उसको फास्ट मत पढ़िए, अंडरस्टैंड। ठीक है, और जिनको ऐसा लगता है कि स्टेट लेवल का कोई लेवल नहीं है, बिल्कुल भी आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हमें अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है और क्वेश्चंस कौन से भी लेवल पर आए। अब मुझे कितने स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि मैम कभी कभी स्टेट लेवल डिफिकल्ट होता है, तो आपको ये याद रखना है, हमें डिफिकल्टी नहीं देखनी, हमें देखना है कि मैं अपनी पढ़ाई का लेवल कितना आगे बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो क्वेश्चंस तो सॉल्व हो ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स। अब देखिए गिफ्टेड स्टूडेंट्स कौन होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते। अगर आपको गिफ्टेड स्टूडेंट्स का डेफिनेशन पता था और आप समझ गए, तो आपका यहाँ पर भी आंसर रॉन्ग नहीं हो सकता था। और ये देखिए, यहाँ पर कोडिंग नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये काफी ईजी होती है सॉल्व। तो स्टेटमेंट है, दे आर इंट्रोवर्ट इन नेचर, दे आर डिपेंडेंट ऑफ देयर पियर्स, पियर्स मतलब हमारे सेम एज ग्रुप वाले। दे आर एक्सट्रोवर्ट इन नेचर, इंट्रोवर्ट कौन होते हैं, जो अपने तक सीमित रहते हैं, एक्सट्रोवर्ट जो काफी फ्रेंडली होते हैं, ओपन होते हैं। एंड डी, दे आर इंडिपेंडेंट इन द जजमेंट। तो अगर आप देखिए थोड़ा सा भी बेसिक हमें समझ आता है, ये साइकोलॉजी वालों को तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा, जिन्होंने बीएड वो सब किया है। तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स कौन होते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट इन द जजमेंट। हमें उन्हें बताना नहीं है कि यहाँ पर जाना है, यही काम करना है, वो अपनी करियर ओरिएंटेड भी रहते हैं, उनको पता है कैसे लाइफ की गोल्स अचीव करने। तो यहाँ पर डी इज, दे आर इंडिपेंडेंट इन द जजमेंट। आज गिफ्टेड स्टूडेंट्स पर क्वेश्चन आए, कल आपको किसी और स्टूडेंट्स कैटेगरी पर क्वेश्चन आ सकता है, स्लो लर्नर्स पर आ सकता है, एडवांस लर्नर्स पर आ सकता है। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप अंडरस्टैंड कीजिए वो कौन से सब टॉपिक से है, और आज ही वो फिनिश कर ली। ठीक है, यहाँ पर हम कोई बुक से पढ़ के नहीं भी जाते, तो इतना तो हमें एज अ टीचिंग लेवल पर समझ आ जाता है कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स कौन होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसमें आईक्यू लेवल पर पढ़ सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा गिफ्टेड स्टूडेंट्स की डेफिनेशन। कभी भी कुछ कंटेंट पढ़े उसको नोट्स बना ले और ऑथेंटिक सोर्स से पढ़े। 24, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट नंबर डी।
फिर है फॉर एडल्ट लर्नर्स। अभी एडल्ट लर्नर्स कौन से होते हैं, ठीक है, जैसे हमें पता है वो थोड़े, जैसे अभी मैं बोलूँ कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की, या उस टाइम उनके पास समय नहीं था तो पढ़ नहीं पाए, तो आगे जाके थोड़े टाइम बाद वो पढ़, ठीक है। तो एडल्ट लर्नर्स इंस्ट्रक्शन नीड्स टू फोकस। तो मतलब जब हम एडल्ट लर्नर्स को पढ़ा रहे हैं, उनके लिए हमें क्या बातें ध्यान में रखनी, किस चीज पर फोकस करें। इंस्ट्रक्शन मतलब टीचर्स या जो भी उनको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं किस पर फोकस करें। तो क्या ऑप्शन नंबर ए है, इक्वली ऑन द प्रोसेस एंड द कंटेंट टू बी टॉट। बी, लेस ऑन द प्रोसेस एंड मोर ऑन द कंटेंट टू बी टॉट। मोर ऑन द प्रोसेस एंड लेस ऑन द कंटेंट टू बी टॉट, या इक्वली ऑन द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रही हूँ, मुझे लगता है बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप मुझे बता सकते हैं आपको इसका करेक्ट आंसर क्या लगा है। और ये देखिए, ये टॉपिक अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड से भी ले सकते हैं तो हमें ये हायर एजुकेशन में भी आ सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर हो सकता है आपको दो ऑप्शंस में डिफिकल्टी लग रही है, तो आप मुझे इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। Evaluation gives a clear idea about understanding of the student regarding particular content। देखिए ये फिर से हमारी evaluation system से आया है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, एक levels of understanding, ठीक है, जैसे memory level, और एक ये होता है हमारा इवेल्युएशन। इन पर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है, हर कोई ना कोई फॉर्म में पूछ ले। तो पूछा, इवेल्युएशन गिव्स अ क्लियर आइडिया अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट रिगार्डिंग पर्टिकुलर कंटेंट। तो मुझे कब समझ आता है, बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं, जब वो मुझे तुरंत फीडबैक दे। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ फॉर्मेटिव है वो। प्लेसमेंट हमें कब होता है, जैसे अभी हम नेट एग्जाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको टीचिंग में जाना है, तो आपकी प्लेसमेंट टीचिंग पर होने वाली है। ठीक है, या तो आपको जैसे इंग्लिश के लिए या कोई भी एग्जाम आप देने जाते हैं फॉरेन के लिए, तो आपको एक प्लेसमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो तो कॉन्सेप्ट है नहीं। फॉर्मेटिव क्या रहता है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूस चलता रहता है, जैसे क्विज, क्लासरूम, जैसे मैं पूछूं आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, तो तुरंत फीड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए फॉर्मेटिव। कैसे समझ आ रहा है क्वेश्चन से, क्लियर आइडिया अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट रिगार्डिंग पर्टिकुलर, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, तो ये फॉर्मेटिव से ही पता लगता है। क्योंकि फॉर्मेटिव को आप जब पढ़ेंगे डिटेल में, तो आपको पता है वहां पर हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस इवेल्युएशन करते रहे, ऐसी कोशिश करते हैं कि मुझे आज ही फीडबैक मिल जाए। अभी मैं आपको लेक्चर में पूछूं आपको समझ आ रहा है कि नहीं, तुरंत आप मुझे फीडबैक दें। सबमिटिव क्या रहता है, जो ईयर एंड होता है, और ये ईयर एंड में जनरली क्या होता है, सेमेस्टर एंड या ईयर एंड। इसमें ऐसा हो जाता है कि हो सकता है अगली बार वो स्टूडेंट मेरे पास नहीं रहे, वो दूसरी क्लास में जा चुका है, या वो सब्जेक्ट चेंज हो गया। तो इसलिए जब हमें करेक्शंस करनी है, जब हमें देखना है बच्चों को समझ आ रहा है, तो सबसे ज्यादा वो फॉर्मेटिव में ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक तो जैसे कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट करें, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तबीयत खराब है तो डॉक्टर आपको डायग्नोस करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो भी कहीं समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए फॉर्मेटिव। देखिए, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस या रीड करके समझ नहीं पाते। तो अगर आपने अभी भी गलतियां की है, या अभी आपको देख के, मेरा सेशन देख के आपको लग रहा है कि हमने गलत आंसर मार्क कर दिया, तो आज ही आप आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ पर हम गड़बड़ करें। क्या हम कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे, या हमारी नोट्स करेक्ट नहीं थी, या हमने मेहनत नहीं की। ठीक है, अगर थोड़ी सी भी हमें बेसिक इंग्लिश अच्छे से समझ आती है, हम क्वेश्चन का मीनिंग समझ पा रहे हैं, ठीक है, या तो मराठी में या तो जो भी लैंग्वेज में आप कर रहे हैं, तो वहां पर आपको करेक्ट आंसर मिल ही जाएगा। यहाँ पर इतनी मेहनत भी नहीं थी, तो मेरे हिसाब से टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ईजी था। अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस देखे हैं, या आपने कभी मेरे सेशंस अटेंड किए, तो मैं हमेशा ये दो टॉपिक्स तो बोल के ही जाती हूँ कि लेवल्स ऑफ टीचिंग जरूर पढ़ लीजिए, और बाद में मैं हमेशा ये बोलती हूँ फॉर्मेटिव ये वाला सबमिटिव वाला भी पढ़ के जाइए। तो यहाँ पर देखिए कितनी इजीली मैंने 10 मार्क्स ला सकते थे। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती हूँ। बट अब मेरी सजेशन क्या है, जैसे अभी हम भले यहाँ क्वालिफाई हो रहे हैं या नहीं, अगर आप क्वालिफाई हो रहे हो तो बहुत अच्छा, आपको मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष है। बट आप जरूर नेट को भी क्वालिफाई कीजिए। मैं हमेशा एडवाइस देती हूँ अपने कैंडिडेट्स को, कभी भी आपको स्टेट लेवल पर रुकना नहीं है। देखिए, स्टेट लेवल और नेट में एक ही डिफरेंस है कि आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स कहाँ तक लिमिटेड रहते। Once you qualify net examination, then you can apply anywhere in India। और अगर आपने अभी यूजीसी की नोटिफिकेशन देखी, जिसमें बताया गया है जून 2024 ऑनवर्ड्स हम पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को सेंट्रलाइज करें, तो हो सकता है कि सिर्फ नेट के बेसिस पर ही हमारी पीएचडी में एडमिशन हो। तो अदर पहले तो हमें क्या स्केप था कि चलो नेट सेट नहीं हो रहा है, तो हम पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देके पीएचडी एनरोल करके पीएचडी एटलीस्ट फिनिश कर सकते हैं। बट याद रखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एंट्री लेवल पर आपको नेट सेट एग्जामिनेशन चाहिए। ठीक है, सेकंड, अब आपको पीएचडी करना है, तो हो सकता है स्टेट लेवल भी कंसिडर नहीं हो। मैं भी इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी तक यूजीसी की क्लैरिफिकेशन हमारे पास नहीं है। तो अगर आपके मन में ये बहुत सारे डाउट्स है, तो जून 2024 में वो क्लैरिफिकेशन आपको मिलने ही वाली है। तो हो सकता है सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ नेट ही आपको कंसिडर किया जाएगा पीएचडी के लिए। और जब हम टीचिंग में आने के लिए डिसाइड कर ही चुके, तो माय एडवाइस इज ऑलवेज फोकस ऑन नेट। देखिए, सिलेबस दोनों का सेम है,
डिफिकल्टी लेवल यस, हो सकता है आपको कभी स्टेट लेवल ज्यादा डिफिकल्ट लगा नेट से। हमेशा दोनों के लिए प्रिपेयर करें। मुझे ये बहुत गलत लगता है जब स्टूडेंट्स हमें ये पूछते हैं कि मैम मैं क्या सिर्फ सेट को क्वालिफाई कर लूं और नेट रहने दूं। तो माय सजेशन है ऑलवेज फोकस ऑन नेट एग्जामिनेशन, ठीक है। एक बार नेट हो गया तो स्टेट लेवल की जरूरत नहीं, बट आपने जरूर स्टेट लेवल किया तो नेट भी कर लीजिए, ठीक है। अभी जैसे हम महाराष्ट्र से, तो ये जॉब प्रोस्पेक्ट्स आपके महाराष्ट्र और गोवा में लिमिटेड। स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स, अगर आप शादी करके कोई स्टेट से शिफ्ट होने वाले, तो आपको तो लाइफ लॉन्ग काम आने ही वाला है, ठीक है। और टीचिंग में आके कोई भी आपकी एडिशनल डिग्री या क्वालिफिकेशन वेस्ट नहीं होने वाली है, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करे। तो आज के लिए मेरा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलती हूँ मैं दूसरे क्वेश्चंस के साथ। तो याद रखिए जून 2024 में अगर हमारा एग्जाम है, तो अभी भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो हमारे पास कम से कम 45 डेज या 60 डेज रहेंगे। अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, ठीक है, और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। नेवर गिव अप। अगर आप कॉलेजेस में जॉब करें तो आपके पास वैकेशन है, इस बार नहीं घूमने जाइए, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना जरूरी है, या थोड़े दिन घूम के आइए और फिर फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई, ठीक है। अगर आपको लग रहा है हम नेट से क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो जस्ट रिमेंबर, अगर कोई एक क्वालिफाई कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरी तरफ से आपको हैप्पी प्रिपरेशन। फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।